हेलो बच्चों, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग 3D चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद दिस टॉपिक, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब आपका जो मोस्ट प्रोबेबली जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है वो प्लेन से रिलेटेड आता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन एंड अ लाइन, उसके केसेस वो हमको मिसलिनियस में मिल ही जाएंगे केसेस। तो सबसे पहली चीज है आपको प्लेन की इक्वेशन का बेसिक्स पढ़ने के, एक्चुअल में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। द रीजन इज दैट अभी तक आपने किसी भी क्लास में प्लेन की इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ा। आप हमेशा लाइन की इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हो, वो भी 2D केस में। बट 12th के अंदर आपने 3D के अंदर भी लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ ली है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, राइट। तो देखो बच्चों, क्या है यहाँ पे। जैसे आपको मैंने लाइन के केस में बताया था ना, कि अगर आपको कोई भी लाइन को डिटरमाइन करना है, देन आपके पास 2 केसेस बनते हैं लाइन के केस में, राइट। लाइन के केस में मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, अगर आपको याद हो। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक लाइन को तभी डिटरमाइन कर सकते हो 2 केसेस में। तब पहला केस ये बताया था, जब वो किसी एक पॉइंट से जारी हो, वो पॉइंट आपको पता है, यानी कि 1 पॉइंट आपको पता है, यानी कि एक का कह सकते हो आप कोऑर्डिनेट या फिर पोजीशन वेक्टर आपको पता है एक, एंड डायरेक्शन आपके पास गिवन है, इस केस में निकाल सकते हो। और सेकंड केस लाइन का बता रहा हूं मैं यहाँ पे। लाइन के केस में मैंने दूसरा ये बताया था, या तो आपको 2 पॉइंट्स पता हो, यानी 2 कोऑर्डिनेट्स या फिर 2 पोजीशन वेक्टर, तो आप किसकी इक्वेशन निकाल सकते थे, लाइन की इक्वेशन। यहाँ पे बात हो रही है प्लेन की। तो प्लेन की सिमिलर तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हो, उसके 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है, अगर आपके पास मान लो एक प्लेन है, ठीक है। ये मैं आपको क्या कहते हैं डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक प्लेन हो सकता है आपका, राइट। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ। मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है। ये थोड़ा देखने में आपको अलग सा लग रहा होगा, ठीक है। दिस इज अ प्लेन, एक प्लेन है ये। अगर आपको इसकी इक्वेशन पता लगानी है, तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए हो सकती है। देखिए ये ना आउटवर्ड निकल रहा है, एक्चुअली इसको देखो मैं ड्रॉ तो नहीं कर पा रहा। यहाँ पे आप समझ जाओ कि ये ना परपेंडिकुलर तरीके से आउटवर्ड निकल रही है जगह। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक प्लेन है ना, इसका कहीं ना कहीं ओरिजिन से डिस्टेंस तो होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर, व्हेनेवर आई से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई भी एक प्लेन होगा, उसका ना ओरिजिन के साथ हमेशा डिस्टेंस होगा। और वो जो डिस्टेंस होता है ना ओरिजिन के साथ, अगर वो आपको गिवन है और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारा, राइट। और आपके पास क्या हो, नॉर्मल टू द प्लेन। और आपके पास ना ये जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है ना, ये नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर आपके पास हो, और उसका डिस्टेंस हो फ्रॉम द ओरिजिन। तो ध्यान रखना, आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। आपके पास नॉर्मल टू द प्लेन अवेलेबल हो, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये दोनों चीजें अगर आप गिवन होंगी आपके पास, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या क्या होना चाहिए आपके पास, या तो नॉर्मल टू द प्लेन प्लस ये होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो, राइट। दूसरे केस में क्या होगा, अगर आपको ये पता है कि देखो ये कोई भी प्लेन होगा, उस वो किसी ना किसी पॉइंट से तो पास करेगा, राइट। अगर आपके पास उस प्लेन की कोई भी एक पॉइंट हो, मतलब जैसे लाइन का केस होता था ना, लाइन पे लाई करने वाला कोई एक पॉइंट हो आपके पास, सिमिलरली यहाँ पे प्लेन पे लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट हो, और आपको ये दे दिया जाए कि ये जो प्लेन है ना, ये किसी गिवन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन। मतलब देखो लाइन के केस में क्या होता था, एक पॉइंट होता था एंड दूसरी डायरेक्शन होती थी। यहाँ पे ये कह रहा है प्लेन के केस में कि आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए एंड एक परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन नहीं, किसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, जो लाइन होती है आप उसको डिटरमाइन करते हो उसकी डायरेक्शन के हिसाब से, राइट। बट यहाँ पे प्लेन की डायरेक्शन पता है किससे पता लगाई जाती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन से। ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे रेफरेंस हमेशा प्लेन की डायरेक्शन किससे निकालते हैं हम। प्लेन की अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन, तो दे आर आस्किंग अबाउट नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमेशा, ठीक है। लाइन के केस में ऐसा नहीं होता था, लाइन की डायरेक्शन आपको उसी की डायरेक्शन में दी जाती थी, बट प्लेन के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है हमेशा डायरेक्शन, ठीक है। तो प्लेन के केस में कभी भी डायरेक्शन का केस आएगा, दैट मीन्स वो डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होगी, परपेंडिकुलर टू द
प्लेन से। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है और एक डायरेक्शन है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप क्या निकाल सकते हो, तब भी आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो। तीसरा तीसरा बहुत सिंपल है, जैसे लाइन के केस में 2 पॉइंट्स चाहिए थे, किसी भी 2 पॉइंट से जुड़ के ना सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल बनती है। सिमिलरली अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो तो इनसे जुड़ के हमेशा एक ही प्लेन बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना है इस चीज का कि नॉन कोलिनियर होने चाहिए। बेटा अगर ये कोलिनियर हो गए ना, तब तो कोई मतलब ही नहीं है प्लेन का, तब तो ये लाइन की इक्वेशन होगी। इसीलिए यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि व्हेन इट पासेस टू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये 3 टॉपिक्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वाला केस। तो बच्चों देखिए, ये है यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आपका, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये आया कहाँ से, बट स्टिल ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा एक्सप्लेनेशन। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, इसकी कोई ना कोई इक्वेशन तो होगी, राइट। अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो प्लेन का ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये ओरिजिन से डिस्टेंस, इसको मान लो ये ओरिजिन है ओ। ये जो परपेंडिकुलर है ना इस प्लेन से, जो 90 डिग्री बना रहा है प्लेन के ऊपर, ऑल्दो मैं यहाँ 2D के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता उस चीज को, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये मान लो कि ऐसे बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री प्लेन के साथ, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए प्लेन पे, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट ले लो पी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट। तो आपके पास इतना आ गया। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं, इसको आप मान लीजिए यहाँ से ये एरो यहाँ पे, यहाँ से ये जा रहा है एरो इधर, तो ये दोनों वेक्टर्स होगा, इसको मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके एन, आपको मैंने बताया था ना डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। ये जो ओ से एन का डिस्टेंस है ना, देखो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये है बेटा डी, राइट। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर आप इसके अंदर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप लगाते हो यहाँ पे, तो आपको ये मिलेगा कि भाई ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर इज इक्वल्स टू पी ओ वेक्टर या ओ पी वेक्टर, सॉरी ओ पी वेक्टर आएगा क्योंकि इसका ऐसे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इस इक्वेशन से निकालनी है चीजें। अब देखो कैसे आएगी। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या जाननी है वो समझना। आपको सबसे पहले ये देखना है कौन से दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। ये तो क्लियर है, ओ एन और एन पी आपस में परपेंडिकुलर है। रीजन, ये जो पी है ना, ये बेटा प्लेन पे पॉइंट है। ये एन बी क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल सकते हो आप इसको, राइट। ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो ये और ये आपस में कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई ओ एन वेक्टर अगर 90 डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का क्या होगा, ओ एन वेक्टर और एनपी वेक्टर, इसके डॉट प्रोडक्ट बेटा हमेशा जीरो आएंगे। आपको पता ही है, क्योंकि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, राइट। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, आपको ओ एन तो मैंने बता दिया डी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ओ एन जो है ना ये नॉर्मल वेक्टर भी है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है। यानी डायरेक्शन आपको मिल गई परपेंडिकुलर और मैग्नीट्यूड आपको मिल गया। तो ओ एन वेक्टर को पता है रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, डी एन कैप के साथ। डी रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड, एन वेक्टर ये जो एन कैप है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई इसकी जो डायरेक्शन है ना वो आपकी नॉर्मल डायरेक्शन है, राइट। ठीक है। ओपी वेक्टर आपको मैंने बोला ही अभी, यहाँ पे कितना आर वेक्टर, और ओ एन वेक्टर की जगह मैंने आपको क्या बताया, डी एन कैप। रीजन आपको बता दिया, क्योंकि ओ एन वेक्टर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी डायरेक्शन एन कैप से। तो यहाँ से अगर आप एनपी की वैल्यू निकालें, ध्यान रखना किसकी वैल्यू कह रहा हूँ मैं निकालने के लिए, एनपी की वैल्यू। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आप ओ एन की तो वैल्यू इजीली निकाल, ओ एन की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, कितनी आई है यहाँ से देख लीजिए, डी एन वेक्टर। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एनपी वेक्टर की। यहाँ से बेटा एनपी वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर जाके, ओपी वेक्टर कितना आर वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर डी एन क्या, इतना, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो भाई इसके साथ, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया इसको, एनपी को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, राइट, इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये जो डी है ना ये एक स्केलर माना जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या माना जाएगा आपका, एक स्केलर। तो ये क्या है, डी को इधर भेज दो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर डी इज इक्वल टू जीरो हो गया तो जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा राइट साइड में, तो नॉट डिफाइंड। तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई ये कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस इसका ओरिजिन के साथ रहेगा ही। तो ये जब आपने डी को इधर भेज दिया
डिवीजन में, तो ये 0 हो गया, बचा गया एन कैप। एन कैप इससे मल्टीप्लाई करो, इससे ये इतना हो जाएगा। डी एन कैप इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल्स टू 0। देखो दो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है सेम वेक्टर्स का, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो, वो हमेशा 1 आता है, राइट। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। डी को उधर भेज सकते हो आप, तो ये क्या आ गया, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस सॉरी इज इक्वल्स टू डी। तो बेटा ये जो है ना, ये आपकी बनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ध्यान रखना क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और ये आपकी देखना, ध्यान रखना कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर के अंदर ही नॉर्मल फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखना, जैसे आप कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालते हो ना, यहाँ पे आर वेक्टर के रिस्पेक्ट में, कोई आपसे पूछेगा आर वेक्टर को वेक्टर के उसमें क्या लिखेंगे, तो ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये आपको मैंने लाइन में भी बताया था कि आर वेक्टर आपका इतना होता है, राइट। तो ये तो आ गई आपकी वेक्टर फॉर्म, फर्स्ट पार्ट। बच्चों एक चीज का जरूर ध्यान रखना है आपको, यहाँ जो मैंने एन कैप लिया है ना, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है, इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड से ताल्लुकात नहीं है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, ये जो एन कैप है ना यहाँ पे, ये है यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन, आप इसको ये भी बोल सकते हो, यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन को पता है हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो एन कैप होता है ना आपका, ये हो सकता है ऐसे, एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी यूनिट वेक्टर की बात आती है ना, यूनिट वेक्टर के जो ये स्केलर पार्ट होते हैं, यही तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये मैंने पहले बताया हुआ है। और जो नॉर्मली कोई भी वेक्टर होता है, उसके जो आई कैप जे कैप के साथ लिखे होते हैं, वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, राइट। तो इसीलिए एन कैप को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। ये मैंने इसलिए बताया, अब मैं यहाँ पे आपको ना इसी की कार्टेशियन फॉर्म कराने वाला हूँ। देखिए कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते हैं, हम वेक्टर फॉर्म से ही निकाल सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म मैंने आपको भी कितनी निकाल के दिखाई थी, आर वेक्टर एन कैप इज इक्वल्स टू डी। आपको मैंने बोला था आर वेक्टर जो होता है, ये होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है, ये जनरल है ही। फिर एन कैप मैंने आपको बताया एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यूज, ये आएगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको इसका, एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप इज इक्वल्स टू डी आएगा। डॉट प्रोडक्ट आपने निकालने सीखे हुए हैं, ये जो सेम होते हैं आई कैप और आई कैप के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और आई कैप हट जाता है, तो ये आएगा आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। लेकिन आपके जो क्वेश्चन अभी आएंगे ना, वो ज्यादातर पता है किस फॉर्म में आएंगे, आपकी जो इक्वेशन है इसको थोड़े अलग ढंग से लिखा जाएगा, और वो मैं बता देता हूँ कैसे। जरूरी नहीं है हमेशा आपके पास यूनिट वेक्टर होगा नॉर्मल डायरेक्शन का, कभी कभी क्या होता है नॉर्मली कोई भी वेक्टर दे देंगे, बट ये बोलेंगे कि भाई उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एल एम एन है ना, ये जो एन कैप है, इसकी जगह कभी कभी ये दे दिया जाएगा आर वेक्टर एन वेक्टर। तो ठीक है, अब ये समझा रहा हूं मैं आपको, आपको क्या दे दिया जा सकता है, आर वेक्टर इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी। तो बेटा आर वेक्टर तो वही रहेगा, लेकिन अगर मैंने कैप के ऊपर से, ध्यान रखना, एन के ऊपर से कैप हटा के वेक्टर लगाया, तो बेटा एन वेक्टर पता है क्या होएगा, ए सॉरी ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना भाई, मैंने अगर कैप यूज किया है तो डायरेक्शन कोसाइन, अगर मैंने वेक्टर का साइन यूज किया है तो डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर ये इक्वेशन बनती है, तो इसके अंदर अगर आप एन वेक्टर की जगह ये लगाते हो, तो बेटा आपकी जो कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी ना, वो बनेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। तो आप ध्यान रखना, आपको कौन कौन सी याद रखनी है, एक तो ये आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, एक ये अलग है, ये भी अलग है। इसमें फर्क क्या है, बस एक है, ये यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो चल रहा है आपका यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है आपका एक नॉर्मली एन वेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो इस चीज का भाई आप सबको बहुत ध्यान देना है, अभी इसके क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। और ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई इसकी, अगर आपको एन वेक्टर दे रखा है।
अभी इस रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अब इसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज एग्जांपल नंबर 13। आप देखिए इस एग्जांपल में क्या लिखा है, इसमें बोले फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। यहाँ पे बेटा आपको डिस्टेंस दे दिया है इसने, पता है कितना डिस्टेंस दिया है? ये है आपका 6/√29, राइट, फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से डिस्टेंस है। जब भी आपको ऐसा दिया जाएगा ना ओरिजिन से डिस्टेंस, तो बेटा हमेशा एक चीज का अभी से ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लिखा है एन कैप डॉट, तो ये है ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यही है डी। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी, तो आपके दिमाग में आएगा यार ये भी तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, और मेरा आंसर होगा नहीं। आपका हमेशा इक्वेशन में डी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तभी माना जाएगा जब यहाँ पे एन कैप होगा। अगर यहाँ पे एन कैप नहीं है देन आपको इसको एन कैप में कन्वर्ट करना होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन माना जाएगा अगर यहाँ पे एन कैप होगा। अगर एन कैप नहीं है तो आपको एन कैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इस डी को डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं मानोगे। ये कब मानोगे? जब आप इस एन वेक्टर को एन कैप में कन्वर्ट कर पाओगे, उसके बाद ही होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29, राइट, फ्रॉम द ओरिजिन। यानी ये तो आपको डी दिया हुआ है ये वाला, राइट। आगे, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज। अब यहाँ पे बेटा आपको नॉर्मल वेक्टर दिया है तो आपको ये पता लगाना है क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो ये तो आपको सीधा देखते ही पता चल रहा है ये तो कहीं से भी यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं है यूनिट वेक्टर, तो भाई आप ये निकाल के देख लो वैल्यू। तो ये इसका जब आप वो निकालोगे मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, दैट इज √29। तो अभी मैंने आपको बताया अगर आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका काम होगा ये आर वेक्टर एन कैप इज इक्वल्स टू डी, है ना। वेक्टर इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं। तो आर वेक्टर ही रहता है इसके अंदर, राइट। एन कैप बेटा आपको निकालना पड़ेगा। एन कैप कैसे निकलता है? एन वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड। तो ये देख लीजिए ये कितना आ जाएगा। इसको अगर आप √29 से डिवाइड करोगे इसको एन वेक्टर को, तो यहाँ पे √29 से डिवाइड करके लिख दोगे √29, राइट, आई कैप प्लस -3 √29 जे कैप प्लस 4, या तो यहाँ पे बीच में माइनस लगाना माइनस लगा दो, ये वाला माइनस यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, प्लस 4/√29 के कैप ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया ना बेटा ये, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज बताता हूँ कि इसी को अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े किसके अंदर, आपका ये जो है ना कार्टेशियन फॉर्म में, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, देखो दो तरीके हैं। इसकी जगह अगर आप बेटा लिखते हो ना एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो क्या होगा, एक्स से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2/√29, तो कितना आएगा 2/√29 एक्स। ऐसी -3/√29 वाई प्लस 4/√29 जेड इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड तो एज इट इज रहेगी 6/√29। इससे देख लो ये कैंसिल हो रहा है, इधर से 1/√29 कॉमन ले लेना, इस साइड से कैंसिल हो गया। तो बेटा अगर कार्टेशियन इक्वेशन आपको बनानी है इसकी, तो क्या बन जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6, दैट्स इट। वैसे क्वेश्चन में कार्टेशियन मांगी नहीं है, ये तो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही सिखा दिया है। तो ऐसे हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर सारी चीजें इजी हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे बोला गया है आपको कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आपको बेटा डायरेक्शन कोसाइंस लिखना है किसके, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। तो पहले कौन सा प्लेन आपको दे रखा है उसकी डायरेक्शन देखिए, आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है, इसको ना आप पहले इस वेक्टर के फॉर्म में लेके आओ, ये लेके आओ। और ध्यान रखना हमेशा इसको पॉजिटिव रखना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस जो
टर्म होता है ना वो हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, सबसे पहले हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल्स टू -1। लेकिन ये भाई -1 हमें तो चाहिए नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो एलएचएस से। तो एलएचएस से जब आप माइनस कॉमन लोगे ना, तो ये बनेगा -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और जो माइनस कॉमन लिया ना वो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है और इधर शिफ्ट किया, तो वो +1 बन जाएगा। तो इतना आ गया। क्या ये अभी इससे बना है आंसर? नहीं, अभी नहीं। पता है कैसे बनेगा? ये आपको बेटा दे रखा है n वेक्टर, इसको अगर कैप बनाना है तो किस टर्म से डिवाइड करना है ये देख लो। आप n वेक्टर का ये निकाल लो, क्या कहते हैं, ये देखो अभी आपको पता है कितना दे रखा है। देखो अगर इक्वेशन ध्यान से देखोगे, आपको ये ऐसे दी हुई है इक्वेशन, और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है, इसको d1 मान लो। अगर आपने इस पूरे LHS और RHS को दोनों को इससे डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर से, तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका n कैप, और ये जो भी आएगा आंसर, ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा ये वाला। तो क्या करना है, हमें पहले n वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। कितना आएगा, -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये देख लीजिए कितना आ रहा है आपका बनके, ये आपका आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4, दैट इज √49, दैट इज 7 आ रहा है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, 7 से दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो बेटा ये इस वाले पार्ट को अगर आप 7 से डिवाइड करो, इस वाले पार्ट को भी, तो देखो क्या बनता है, r वेक्टर डॉट -6/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप इज इक्वल्स टू 1/7। तो बेटा अब यहाँ पे ना आप सारी चीजें निकाल सकते हो। आपसे क्या बोला था क्वेश्चन, अब वापस रीड करो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता है, एन कैप। तो एन कैप आपने निकाल लिया ना, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, -6/7, 3/7 एंड 2/7, ये होंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस। अभी इसमें एक चीज मैं अपने आप से ऐड कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक आ जाते, कहते हैं अच्छा डिस्टेंस माइनस कॉमन ले लिए यहाँ से, चलो 1 हो जाएगा डिस्टेंस। नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है 1, वो है 1/7। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको हमेशा इस फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद ही आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बता सकते हो। एन कैप वाले फॉर्म में लाने के बाद, सॉरी इस वाले में नहीं, एन कैप वाले फॉर्म में लाओगे, वो जो डी होगा राइट साइड में वही रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन पूछा जाएगा वो है आपका 1/7, और डायरेक्शन कोसाइंस आपके यहाँ पे मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। आपको प्लेन दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 4z इजी, सॉरी माइनस सॉरी कितना, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। आपसे पूछा डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अब जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, ये लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6, आंसर लिख देंगे 6। नहीं, आंसर 6 पता है कब होगा, आप देखो अब हम आ जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अगर ये इस फॉर्म में lx प्लस my प्लस nz, तब तो ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है इसका। क्या करना पड़ेगा आपको, इसको l m और n में चेंज करना पड़ेगा। आपके पास क्वेश्चन में क्या है, a b और c, तो आपने सीखा हुआ है डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं, बहुत आसानी से a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हो, राइट। तो आप ऐसे निकाल लो, ये कितना आएगा, 2 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आप देख लीजिए कितना आता है, अंडर रूट 2 टू 4, 3 3 9, 16, ये आ गया आपका 2/रूट कितना, ठीक है। तो अब आप इसको दोनों साइड को अगर √/29 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड, तो ये क्या बनेगा, इतना, ये ना, इतना आ गया। अब आपका ये जो पार्ट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा अब ये lx प्लस my प्लस nz की फॉर्म में आ गया। ध्यान रखना है डायरेक्शन को, और अगर उसके अंदर डिस्टेंस निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो ये n कैप होना चाहिए। n कैप आपको पता ही है, ये l और m और n से ही बनते हैं, ठीक है। जब n कैप होता है
तो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड बात होती है। अगर n वेक्टर बोलते हैं तो फिर डायरेक्शन रेशियोज के रिस्पेक्ट में बात होती है। तो यहाँ पे आपको हमेशा डिस्टेंस कहाँ मिलेगा, इन केस ऑफ n कैप और डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने कंपलसरी थे, इसीलिए आपने यहाँ पे 6 को नहीं लिया, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मार्क कर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको एक प्लेन दे दिया, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। आपको ये एक प्लेन दे दिया है और आपको बोला है कि कोऑर्डिनेट्स निकालो किसके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, राइट, किसके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब मैं ना इसको आपको पहले विजुअलाइज करा देता हूँ कि ये है आपका भाई एक प्लेन, राइट। कोई भी एक यहाँ पे ऐसी प्लेन मान लो, आपको क्या निकालना है, यहाँ से जो यहाँ तक का ये है ना, ये इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला है ना, तो यानी ये परपेंडिकुलर है और ये है उसका फुट, प्लेन के ऊपर फुट जहाँ पे भी वो टच करेगा। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 मान लो, y1 मान लो और z1 मान लो, आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम सबसे फर्स्ट ये रहेगा, यहाँ पे आप इसका निकालोगे नॉर्मल फॉर्म, जो भी नॉर्मल फॉर्म होती है। तो पहले आप नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालोगे भाई, नॉर्मल फॉर्म आपका काम होता है नॉर्मल फॉर्म के लिए कैसे, ये आपको दे रखा है ए बी, यानी आपको इस फॉर्म में दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0, है ना। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए एल एक्स एम वाई, उसके फॉर्म में चाहिए। तो इसका रीजन मैं बता देता हूँ, हम क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्शन रेशियोज को कंपेयर करने वाले हैं, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस को बताते हैं कैसे। डायरेक्शन रेशियोज आपके पास है 2 -3 4, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, L इज इक्वल्स टू क्या होता है, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसी m निकलेगा b अपॉन अंडर रूट सेम चीज ये वाली, फिर ऐसी n इज इक्वल्स टू सी अपॉन वही सेम चीज। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसकी जगह आप कितना लिखोगे भाई, 2 अपॉन, देखो √29 बन जाएगा, सीधा सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार बहुत बार आ गया 2 3 4 का जो भी होता है ना, नीचे का सॉल्व करोगे √29 आ जाएगा। ऐसी जो आपका m होगा ये आपका आ जाएगा m माइनस 3/√29, ऐसी जो n होगा वो आएगा 4 अपॉन √29, ठीक है। ये आपका कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका L M एंड N, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ना एक चीज समझना, देखो ये जो आया ना बेटा, ये आया है आपका, ये जो आया ना, ये इस नॉर्मल का, ध्यान रखना, ये जो है ना एन कैप की डायरेक्शन कोसाइंस आए, क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस, क्लियर रखना है इस चीज को दिमाग में। और ये जो होगा ना, ये x1 y1 z1, ये भी बेटा इसी वेक्टर के ऊपर आ रहे हैं, राइट, इसी वेक्टर के ऊपर आ रहे हैं। और ये जो है ये होंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज, इस पॉइंट पे और भी हो सकते थे, बट यहाँ पे प्लेन के ऊपर ये क्या होंगे, x1 y1 z1 क्या होंगे, इस नॉर्मल वेक्टर के, अगर ये नॉर्मल वेक्टर होता तो ये इसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट होता है 2 3 4 मान लो, तो इसका अगर आपको ये है आपका p पॉइंट है p, तो इससे जो ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनता है वो क्या होता है, 2i कैप 3j कैप 4k कैप, यानी यहाँ ये क्या होते हैं, ये आपको मैंने बताया था, ये होते हैं बेटा डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो भाई ये इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, फिर से ध्यान देना, ये है आपके डायरेक्शन, इसी हिसाब से x1 y1 z1 डायरेक्शन रेशियोज हैं और डायरेक्शन कोसाइंस आपने निकाल लिए हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, आपको क्या करना है, आपको ना डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया था, और वो क्या था कि जो भी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना, इनका जो क्या कहते हैं रेशो होता है वो इक्वल आता है, b अपॉन m c अपॉन n इज इक्वल्स टू k ले लो, लैम्डा ले लो, जो मर्जी ले लो। तो a क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसके नहीं कह रहा, 2 3 4 के बारे में बात नहीं कर रहा। तो ये होगा क्या कहते हैं, x1 अपॉन 2/√29, ऐसी y1 अपॉन -3/√29 इज इक्वल्स टू
4/√29, ठीक है। अब देख लीजिए √29 और इज इक्वल्स टू के होगा आपका, ठीक है। √29 आपके हो गए भाई, यहाँ से सीधे सीधे कैंसिल, ठीक है। तो कैंसिल तो वैसे करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, हमें बता देते हैं क्यों। देखो अब आपका काम क्या है, इसको और इसको के से इक्वेट करो, के रिस्पेक्ट में लेके आओ, यानी कि x1/2/√29 आपका बेटा यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 2k/√29। सिमिलरली y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -3k/√29। ऐसी z1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4k/√29, ठीक है। अभी हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने वाला है। कैसे बेटा, अगर आपके पास k की वैल्यू आ जाए तो आपका काम तो बहुत इजीली हो ही जाएगा। तो k की वैल्यू पता है कब आएगी हमारे पास, जब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर। अब आपका दिमाग चलेगा यार इसमें हम सब्स्टिट्यूट क्यों करें। देखो बेटा, ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। इसके अंदर ये जो x है, y है, z है, ये है क्या एक्चुअली, प्लेन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स ही तो है। तो यानी कि इस प्लेन के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर लाई करेगा, वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो यहाँ पे जो प्लेन के अंदर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो प्लेन के ऊपर ही तो लाई कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बस इसको पुट करना है आपको। तो यहाँ पे आप पुट करिए, क्या लिखेगा, 2 × x की जगह x1 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, 2k/√29, ठीक है। नेक्स्ट -3 × फिर ऐसी +4 × z के 4k/√29 -6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा आप k की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर, 4k + 9k प्लस ये आपका आ रहा है 4k + 9k + 16k, ठीक है। 4k + 9k 16k अपॉन √29 -6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो। ऊपर कितना आ रहा है भाई, ऊपर का आ रहा है आपका 29, 29k अपॉन √29 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। 6 को इधर भेजोगे तो इससे कैंसिल होगा, √29 आ जाएगा। तो √29 k इज इक्वल्स टू 6 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6/√29। k की वैल्यू आ गई 6/√29, यहाँ पे पुट कर दो, बस हो गया काम खत्म। तो ये x1 पता है कितना आ जाएगा, जब आप पुट करोगे यहाँ पे k की जगह √6/√29 करो तो ये आ जाएगा 12/29, ठीक है। ये आ जाएगा 12/29। ऐसी y जो है वो आपका आ जाएगा -18/29 एंड z जो आ जाएगा आपका 24/29। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर काफी बार पूछा गया एग्जाम में। तो ये है इसका एक कॉन्सेप्ट। अब बच्चों अब ये हम करते हैं नेक्स्ट वाला केस। अब देखो इस नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है, ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पे आपको सीधा इक्वेशन लिखवाने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे आपको बोला है इसने कि आपको इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालनी है जब आपको ये बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, यानी कि उस प्लेन से परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर दिया है। ध्यान रखना, एक वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर की बात नहीं हो रही, उससे परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया, वो कहीं पे भी हो सकता है भाई। देखो पिछले क्वेश्चन और पिछले पार्ट और इसमें फर्क क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ये परपेंडिकुलर है, बट ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है। इस यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई ओरिजिन से परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला कोई भी एक वेक्टर दे रखा है टू अ गिवन वेक्टर और इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, वो वेक्टर कहीं भी हो सकता है। मान लो ये प्लेन है, वो ऐसे हो सकता है, ओरिजिन मान लो यहाँ है, लेकिन वो वेक्टर यहाँ से इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको ना एन वेक्टर से नहीं दिखाएंगे। एन वेक्टर से जब भी दिखाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम भाई ओरिजिन से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन से रिलेटेड बात नहीं हो रही। यहाँ पे आपका ये जो होगा ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, यहाँ पे वो जो गिवन वेक्टर होगा उसको हम एन कैपिटल एन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई। अगर ऐसा है, अगर ओरिजिन से नहीं निकाल रहे तो भाई डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन वाली चीज तो यहाँ पे आनी नहीं वाली, यानी जो डी वाला कॉन्सेप्ट था वो तो हट गया। और क्या बोला है, एंड पासिंग थ्रू अ गिवन,
प्लेन, यानी कि क्या कहते हैं गिवन पॉइंट, यानी प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट आपको गिवन हो जाएगा, और यानी कि अगर वो पॉइंट गिवन हो गया, यानी आपके पास उसका पोजीशन वेक्टर क्या माना जाएगा यहाँ पे, ए वेक्टर। क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट होता है उसको हम वेक्टर फॉर्म के अंदर उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली कोऑर्डिनेट से करते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म में, बट वेक्टर के अंदर हम उसको पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आप मान के चलोगे कि होता है ए वेक्टर। ठीक है, अब तो इक्वेशन यहाँ पे पता है क्या है, इसको एज इट इज याद कर लो। आपको क्या करना है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, हमेशा यही करना है, इनटू कैपिटल एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। देख लो भाई, यहाँ पे डी वाला कॉन्सेप्ट हट गया, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जो परपेंडिकुलर है ये कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझ लो, ये जो ए वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे, x1 i कैप, i1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्या है ये आपको एक गिवन पॉइंट होगा ना, x1 y1 z1, तो इसको अगर मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो यही लिखूंगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ठीक है, और इसके बाद क्या कहते हैं, ये जो है एन वेक्टर, एन वेक्टर को देखो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ए आई कैप, बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर मैं ये लिखता ना एन वेक्टर, तो मैं लिखता ए आई कैप। ध्यान रखना जब भी हम ये चैप्टर करते हैं ना, उसमें हर एक चीज का मतलब है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे एन वेक्टर लिखता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि भाई ये मैं ओरिजिन से कह रहा हूँ, ओरिजिन से क्या कहते हैं, ये लिया है मैंने आपका परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अगर मैंने कैपिटल एन वेक्टर लिखा है तो ऐसा नहीं है कि ओरिजिन से मैंने लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल एन था तो राइट साइड वाले भी मैंने कैपिटल से ले लिया। ये तो हो गई बेटा आपकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म को अगर आपको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में, तो देखिए कितना सिंपल हो जाएगा, आप बस वैल्यूज पुट करिए। आर वेक्टर आपको बता ही रखा है मैंने, एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से रिप्रेजेंट होता है, माइनस ए वेक्टर किससे, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, इसके साथ, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो ये सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, आई कॉम्पोनेंट से आई कॉम्पोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y के साथ y वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। ऊपर का जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ऐसे ही आएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप इसके साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सेम कंपोनेंट वाले जो स्केलर होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये a इंटू आपका आ जाएगा x माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपकी फॉर्म आई है ना बेटा, इट इज फ्री फ्रॉम वेक्टर, यानी वेक्टर का कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, ये आपकी आएगी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप, केस सेकंड। तो अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 17। देखिए बहुत सिंपल है, पढ़ो क्या लिखा है इसमें, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट। आपको पासिंग वाला पॉइंट बता दिया, यानी ए वेक्टर वाला पार्ट आपके पास आ गया है। तो ए वेक्टर को पता है क्या लिखोगे, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिया। नेक्स्ट, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज। आपको ये बोला है कि यानी एन वेक्टर के दे दिए भाई डायरेक्शन रेशियोज आपको। ठीक है, परपेंडिकुलर बोला है ना, परपेंडिकुलर किसी लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियोज है, और वो परपेंडिकुलर लाइन एन वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए आप, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2i कैप प्लस 3j कैप, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 3 माइनस 1 दे रखा है, वो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब आपका काम बहुत सिंपल है, जस्ट इक्वेशन में पुट करना है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब बच्चों एक चीज मैं बता देता हूँ ताकि आप कभी भूलो ना, ये मैंने ऐसा पता है क्यों लिखा है यहाँ पे, मैंने अगर आप वैसे भी ध्यान दोगे, ये परपेंडिकुलर है, किस पे, किससे परपेंडिकुलर है, प्लेन से। और ये आर वेक्टर कहाँ पे है, प्लेन पे लाई करती है लाइन, ए वेक्टर वाली भी प्लेन पे लाई करेगी। तो एक बात सोचो, आर वेक्टर में से जब आप ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो भी आएगा रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट और ये नॉर्मल वेक्टर जो होंगे ना,
ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 माना जाता है। ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लीजिए। तो आर वेक्टर का तो बहुत सिंपल सा केस आ जाएगा आपके पास, क्या आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर को यहाँ पुट कर दो, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और बाहर वाला टर्म एज इट इज रहने दो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 0। ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई वेक्टर फॉर्म। और आप क्या कहते हैं, इसी से बनाना चाहो अगर कार्टेशियन तो इससे बना सकते हो, यहाँ पे एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में लिख देना आर वेक्टर को। तो वो नहीं करना चाहते तो जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी वो कर लो। वो इक्वेशन क्या थी ये बताई थी अभी, बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो ए क्या है आपका यहाँ पे, ये कैपिटल वाला है 2, एक्स माइनस एक्स वन कितना है एक्स वन आपका ये है, वाई वन ये, जेड वन ये, तो एक्स माइनस 5, बी आपका 3 है, वाई माइनस वाई वन आपका 2 है, सी आपका माइनस 1 है, जेड माइनस जेड वन आपका माइनस 4 है इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देख लो कितना आएगा, 2x माइनस 10, इसको ब्रैकेट को ओपन किया, सिमिलरली इस ब्रैकेट को ओपन करो, प्लस 3y माइनस 6, फिर ऐसे ही माइनस जेड प्लस माइनस जेड, ये भी माइनस माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये टर्म सारे साथ में लगा दीजिए आप, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस माइनस 4 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, तो 20 बन जाएगा, माइनस माइनस उधर जाएगा। तो आपकी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म। दैट्स इट। तो बच्चों अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन के तीनों पार्ट सीख जाएंगे इसके बाद। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और यहाँ पे जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, उनको मैं क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में ये लिखूंगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली आप कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो आप ए बी सी पॉइंट के नाम दे दोगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स में नहीं, मैं पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। तो वो जो तीनों पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ए है, बी है और सी है। तो इसका सीधा सीधा आपको मैं इक्वेशन फॉर्म करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो आप लिखोगे ना, इसका ध्यान रखना, आपको ये लिखना है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये तो हमेशा होना ही है, फिर डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा निकलना ही है। फिर डॉट प्रोडक्ट पता है क्या करना है, आगे ए वेक्टर को ना आपको बी से भी सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अभी देखो लॉजिक भी आपको साथ साथ दे दूंगा ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने ऐसा क्या किया है जो ये ऐसे लिखना पड़ा। देखो एक बात तो क्लियर है कि आपका अगर एक प्लेन है, उसी पे ये तीनों पॉइंट्स होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, ए बी सी, ठीक है। आप एक बात सोचिए, अगर आप और आर वेक्टर कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट मान लो, जनरल पॉइंट ये आर वेक्टर, तो एक बात सोचो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये इसी प्लेन पे लाई करेंगे, ऑफ कोर्स इसी प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये वाला इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, जो जो इस प्लेन पे लाई करेंगे ना, मैं उसको I1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस ये भी इसी प्लेन पे लाई करेगा, इन दोनों का डिफरेंस ये भी इसी प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। यानी ये जो सॉल्व होके वेक्टर आएगा ये भी इस प्लेन पे लाई करेगा, ये भी इस पे करेगा और ये भी इस पे। तो डॉट प्रोडक्ट अगर आपको 0 चाहिए तो एक बात तो क्लियर है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर कैसे होगा, देखो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इसी में लाई कर रहा है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इसी में। तो देखो मैंने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। आपको अगर याद हो वेक्टर में, अगर याद नहीं है तो आप वेक्टर प्रोडक्ट देख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, उसकी वीडियोस मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था आपको, किसी भी दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, जो आपका आंसर आता है ना, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। तो यानी इन दोनों से जो आंसर आपका क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आएगा ना, वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इसी प्लेन के। तो अब ये इस प्लेन पे है, और इस ब्रैकेट से जो आंसर आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या होता है, जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वो होता है 0। तो ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि इसका लॉजिक क्या है। तो ये आप इन शॉर्ट मतलब इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, आर वेक्टर डॉट, इसको लिख सकते हो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमेशा ध्यान रखना, प्लेन के केस में जब भी आप ये निकाल रहे हो ना बेटा, डॉट प्रोडक्ट निकालते हो इक्वल्स टू 0, और वो इसीलिए निकालते हो क्योंकि इनमें से ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो ये हो गया। काफी बच्चों को अगर कंफ्यूजन होगी कि यार यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेना है, यहाँ डॉट लेना है, यहाँ पे क्रॉस। तो ये हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इस वेक्टर फॉर्म को अगर मैं ना सिंप्लीफाई कर दूं, अब यहाँ पे ना बेटा आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो आ रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को आपको कैसे लिखना होता है आप अच्छे से जानते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को आपको लिखना होता है डिटर्मिनेंट की फॉर्म। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। आप इसको लिखोगे ना डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, देखो दो, ये दो वेक्टर निकलेंगे, एक ये वेक्टर दूसरा ये वेक्टर। तो आप लिखते हो आई कैप जे कैप के कैप, यही लिखते हो क्रॉस प्रोडक्ट में। और नीचे क्या लिखते हो, इसके जो भी आपके डायरेक्शन रेशियो सॉल्व होके आएंगे। देखो ये जो है ना बी वेक्टर, ये ए वेक्टर हम इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप है ना। ऐसे बी वेक्टर आपका x2 y2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सिमिलरली सी वेक्टर आपका x3 i कैप y3 j कैप प्लस z3 k कैप, इसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, है ना। तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर आपका पता है कितना आएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर का, ये आएगा आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, राइट। और ये ऐसी y2 माइनस y1, ये z2 माइनस z1, और ये आपका x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, इसका c वेक्टर माइनस a वेक्टर। ठीक है, बाहर बाहर क्या आएगा, इसके होते बेटा x i कैप y j कैप z k कैप, यही होता है। तो इसमें से अगर a वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपका x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। ठीक है, z1 k कैप। अब आप एक बात सोचिए, ये बाहर है ये वाला टर्म, ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ एक से मल्टीप्लाई होगा ऊपर की रो से। तो ये बाहर का टर्म अगर आप एक्स का आई कैप जे कैप के कैप के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे ना, ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला टर्म देखो क्या आ जाएगा सॉल्व होके, ये तो इज इक्वल टू जीरो ही आना है। तो ये क्या होएगा ऊपर वाला, ये x माइनस एक्स वन आई कैप जब आई कैप से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये आएगा x माइनस एक्स वन, ऊपर y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, नीचे x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, और यहाँ पे x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, आपको सब में से x1 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 ही सब्ट्रैक्ट करना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोले हैं, तो जरूरी है मैं x1 और y1 z1 में a को ही लूं, मैं b को भी ले सकता हूँ। ऑफ कोर्स आप ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। बट हम हमेशा टीचर के हिसाब से काम करते हैं, टीचर का एक पैटर्न फॉलो रहता है कि सब बच्चे पहले वाले वेक्टर जो भी फर्स्ट वेक्टर गिवन होता है ना उसको a वेक्टर मानते हैं, और उसी को x1 y1 z1 लेते हैं। तो हम उस फ्लो को ब्रेक नहीं होने देंगे। बट अगर आप बी वाले को भी ले लेते हो ये, और इसको x2 में ले लोगे, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और ये वाली जो फॉर्म होगी ना, ये वाली जो मैंने लिखी है, ये है बेटा इसकी कार्टेशियन फॉर्म। तो ये हो गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म, दैट्स इट। तो बच्चों इसी पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, दैट इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडेज क्लास। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 18। आप पढ़िए इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट आर। आपको एक वो दे दिया, तीनों पॉइंट्स दे दिए जिनसे पास हो रहा है प्लेन। तो पहले वाले को आप ए वेक्टर से उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, 2,5,-3 दिया है, तो आप इसको लिखोगे 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। सिमिलरली दूसरा वाला जो एस पॉइंट से डिनोट किया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, -2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। सिमिलरली जो लास्ट वाला पॉइंट है दैट इज टी, उसके कोऑर्डिनेट्स को आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब आपका काम क्या है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके दिखाना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना। ये आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, इतना, सॉरी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये देख लीजिए यहाँ पे जब बस आप वैल्यूज पुट कर दो, माइनस ए वेक्टर अगर पुट करोगे 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप, राइट। और यहाँ पे पुट कर लीजिए -2 आई कैप,
यार ये ना मैं सीधा ही सॉल्व कर देता हूँ। ये जो है ना, बी में से ए वेक्टर का हटाओगे तो कितना बन जाएगा ये देख लो आप। मतलब बी वेक्टर के कंपोनेंट्स में से ए के हटा दो तो -2 कितना हो जाएगा, -4 आई कैप, -3 -5 कितना हो जाएगा, -8 जे कैप। फिर ऐसे ही ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्टली। फिर ऐसे ही 5 -3 दैट इज +8 के कैप। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, मतलब शो तो यही करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा है। सी वेक्टर के साथ सब्ट्रैक्ट करो ए को, तो 5 -2 दैट इज 3 आई कैप, 3 -5 दैट इज -2 जे कैप, -3 -3 तो ये तो जीरो ही आ जाएगा, तो ये इतना ही आ गया सॉल्व हो गया। तो +0 के कैप भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ना यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और एक स्टेप और भी कर सकते हो आगे, बट दोनों में आपको नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। इसके क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको एक और वेक्टर मिल जाएगा जो कि इससे नॉर्मल होगा। तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आगे सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये एक पूरा सॉल्व होकर एक नया वेक्टर आ जाएगा, बस आप उसको उस फॉर्म में छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज क्या करिए, आप अपने आप बीच को कार्टेशियन प्लेन में निकालने की कोशिश कीजिए, जो मैंने अभी आपको सिखाया था कार्टेशियन प्लेन में कैसे। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जो कार्टेशियन प्लेन वाली जो इक्वेशन है ना, बेटा आपको सिर्फ यहाँ पे लिख के छोड़ नहीं देना है इसको, ये ऐसे, ये जो है ना आपका x2 - x1 x3 - x1, ये पूरा सॉल्व करना है आपको। मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है लेफ्ट साइड का। जब आप डिटर्मिनेंट पूरा निकाल लोगे जो आपने सीखा हुआ है निकालना, फिर उसको इक्वेट करना है जीरो के साथ, तो आपकी इक्वेशन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में ही आएगी जैसे नॉर्मली आती है, तभी कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी। यहाँ तक मत छोड़ देना भाई, सबके सब पहले बता रहा हूँ, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आप इसको ट्राई कर लिए खुद से कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और ध्यान रखना जितना भी मैंने आपको कराया, आप इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से ट्राई कीजिए। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चंस हो पा रहे हो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगा क्लासेस।